हाँ जी, क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में। सेल पढ़ लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था, उसके पार्ट्स सारे देख लिए थे, उसकी हिस्ट्री भी जान ली थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी कि प्लेनेट पर रहने वाले जितने भी लिविंग्स हैं, ये सभी के सभी लिविंग्स सेल के बने हुए हैं और सेल्स ही सारा कुछ काम करती हैं, फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। और कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। ठीक है, इतना हो गया था। आई होप मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, बार बार वीडियोस देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे इग्नोर करोगे तो फिर आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। और जहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि डाउट आ रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसको आप बार बार देख सकते हो। स्टिल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा वहाँ क्यों नहीं हुआ, कुछ भी इस तरीके से, तो वो आप लोग नोट डाउन कर लो। जब भी डाउट सेशन लगेगा वी विल डिस्कस। ठीक है, तो इतना आप लोग ज़रूर करो, बिल्कुल भी डाउट्स को अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना। और जो यहाँ पर लिखवाया जा रहा है ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर रजिस्टर बायो का बना लो, उसमें लिखना है। ठीक, बायो के सारे चैप्टर्स जो हैं, जो भी सिलेबस कटने के बाद, रिड्यूस होने के बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ICSE में, वो सब के सब आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो एक सेपरेट रजिस्टर आप लोग मेंटेन करिए बढ़िया सा। सेल उसमें पहले पढ़ा दिया है, सेल लिख लो। और उसके बाद आज सेकंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली बात रजिस्टर वाली। दूसरी बात कि डाउट्स आप लोगों को इग्नोर नहीं करने हैं, वो आप लोग ध्यान से समझिए। और तीसरी चीज़ कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छे से कंसेप्ट्स अपने क्लियर करो और रिवीजन अपना प्रॉपर रखो, क्योंकि इस टाइम में रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही आप लोग यूजुअली क्लास में आते थे तो क्वेश्चन आंसरिंग चलती रहती थी, तो चीज़ें रिटेन रहती थी दिमाग में, है ना, हम फैमिलियर रहते थे। अब क्योंकि अब वो मोड टेम्प्रेरी थोड़ा मतलब बंद है, इसीलिए बेस्ट है कि आप लोग रिवीजन करें। ठीक है, बार बार उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, अपने मन में दोहराते रहें। और जो टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट को ज़रूर दें। ठीक है, इससे आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, एक चीज़ें दिमाग में भी लॉन्ग टर्म में रहेंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैंने जो बताया ये सब बातें ध्यान में रखें। तो अब सेकंड चैप्टर आप लोगों का शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ध्यान से समझना, ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल लगता ही है, बट ये है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। अगर ध्यान से समझोगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे और बेसिक से स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी, फाउंडेशन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर क्लियरिटी आए। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेस से शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, नाम में ही आ रहा है ना क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम समझने के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्रोमोसोम होते कहाँ हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं हम सब लिविंग्स हैं। ठीक है, ऐसा हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो जितने भी लिविंग्स हैं सबकी बॉडी में सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रायलियंस में सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, अगर मैं एक सेल को ड्रॉ करूँ, बहुत सारी सेल्स आती हैं, तो मैंने एक सेल को ड्रॉ कर लिया, एक सेल यहाँ पर बनाकर दिखा दिया आप लोगों को। तो ये जो सेल है, इसी सेल में न्यूक्लियस भी है, और इसी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा भी था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस में पढ़ा भी था, और आप लोगों ने ड्रॉ भी करा होगा अपने नोट्स वगैरह में। आप लोग देखो, ये रिटन वर्क अपना प्रॉपर रखो, बिना रिटन वर्क के सब भूल जाओगे, अभी तो पढ़ लोगे। एंड व्हाट अबाउट जनवरी फरवरी, हाँ जनवरी फरवरी और मार्च में जब एग्जाम होंगे तो लिखा हुआ ही काम आता है कि नहीं, क्योंकि अभी एक साल में तो कितनी इन्फॉर्मेशन अंदर चली जाएगी। तो इसलिए आप लोग रिटन वर्क पर थोड़ा ध्यान दें, रिटन वर्क ज़रूर कंप्लीट करना है। ये जो न्यूक्लियस वाला सेक्शन है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये बड़ा करके आप लोगों को दिखा दिया। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, पोर्स वगैरह प्रेजेंट हैं।
ठीक है। इसके अंदर प्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, दोनों को मिलाकर के बोल दिया न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ जो पानी पड़ा हुआ है सेमी लिक्विड, क्योंकि आप लोगों को बताया था बिल्कुल जो पानी आप लोग पीते हो वैसा पानी नहीं होता है, इतना पानी मत प्रेजेंट करवा देना यहाँ पर भी, पता चला काम ही नहीं हो रहा, बस फ्लोइंग फ्लोइंग ही हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सेमी लिक्विड पानी रहता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। फिर यहाँ पर आप लोगों ने कुछ उलझा हुआ सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा था, काफ़ी उलझा रखा है किसी ने, ठीक है। आप जैसे कई बच्चे होते हैं चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, बस ऐसा कुछ करके यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, तो बोल दिया क्रोमेटिन नेटवर्क, है कि नहीं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर आप लोगों को बताया था एक डेंस बॉडी होती है, उस डेंस बॉडी में आरएनए बनता है, कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है क्लास। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करी थी, ओके। न्यूक्लियोलस, फाइन। और आप लोग यहाँ दिखा सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर, ठीक। और बाहर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही होगा ना बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस जब यहाँ आ रहा है तो इसके चारों ओर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो ये हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में कंप्लीट किया था, पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बता रखी है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, किसने इसे डिस्कवर किया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और ये जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन समझने के लिए पहले क्रोमोसोम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज़ होएगी सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, ठीक है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है, पर पहले थोड़ा ग्राउंड लेवल बना देते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं, ओके। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि लिविंग्स हैं, लिविंग्स में सेल्स हैं, सेल्स बहुत सारी हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस हैं, हर एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसी न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम का नाम ज़रूर लिखा करो जब भी डायग्राम बनाते हो। ये क्या दिखा रहा है ये डायग्राम, न्यूक्लियस की बनावट, इसीलिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फाइन। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या पढ़ा था इसमें, आपने पढ़ा था कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल के कुछ ऐसे दिखा दिया, ठीक। तो ये हो गया क्रोमेटिन नेटवर्क, नेटवर्क मतलब अगेन जाल, रेटिकुलम, याद हो तो, ठीक है जी। तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब इस क्रोमेटिन नेटवर्क को आप खोल देंगे, अच्छा क्रोमेटिन नेटवर्क में दो चीज़ें प्रेजेंट थी, कौन कौन सी, क्या क्या प्रेजेंट था इसमें, दो चीज़ों से मिलकर बना था ना, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर बन रहा था क्रोमेटिन नेटवर्क। तो यही जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, अब यही क्रोमेटिन नेटवर्क कॉइलिंग करेगा, कॉइलिंग, ठीक है, या कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉइलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कॉइलिंग का मतलब ये धागा, उलझा हुआ सा जो धागा था इसे खोल लो, खोलने के बाद इसे कॉइल, मतलब जैसे आप रस्सी लेते हो, रोप लेते हो, रोप में अगर कॉइल्स डालोगे तो कॉइल्स अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा ना। तो ऐसे कॉइलिंग बहुत सारी बनने लग जाती है, एक धागा है और उस धागे की अगर हम ऐसी कॉइलिंग करनी शुरू कर देंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हो, क्रोमोसोम, इसे ही कहा जाता है क्रोमोसोम, फाइन।
तो क्रोमेटिन के कॉइलिंग या कंडेंसेशन से बन गया क्रोमोसोम। तो इट्स ऑब्वियस जो सामान यहाँ प्रेजेंट है डीएनए हिस्टोन, वही सामान वहाँ पे भी प्रेजेंट होता होगा, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोगों को डीएनए वीएनए मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कब बनेगा, ठीक है। नॉर्मली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लासेस में पढ़ा रखा है कि जब भी सेल को डिवाइड करना होगा, यानी कि एक सेल से दो सेल्स बनानी होगी, ठीक है, सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल्स का बनना ना, तो जब सेल को डिवाइड करना होगा तभी उसी दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, ठीक है, तभी ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होता है। ये कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करता है, क्रोमेटिन वाली फॉर्म में ही रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसे आप दूसरे पेन से ही लिखना। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। ये काम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही होगा, ठीक है। और सेल डिवीजन कब होगी, सेल डिवीजन कब होती है ये भी बताया गया था, जैसे कोई इंजरी हो गई है ना, या ग्रोथ करवानी है बॉडी की, तो इस दौरान, या कोई चोट वोट लग गई, घाव भरवाना है, ठीक है, इस दौरान सेल्स डिवाइड करती हैं। और सेल्स जब डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी, तो उसी डिवीजन के टाइम में ये क्रोमेटिन, सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो ये क्रोमेटिन है, दिस क्रोमेटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम बनेगा कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए इसको तो ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन ये बनेगा ही क्यों, ये आंसर तो था व्हेन का, कब बनेगा, ठीक है, लेकिन ये बनेगा ही क्यों, ये बनता है, आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे ये कोई सेल है और इसे डिवाइड करके दो सेल बनाना है, ठीक है ना। तो ये हो गई पेरेंट सेल, और ये वाली सेल क्या हो गई, डॉटर सेल्स या प्रोजनी सेल्स। प्रोजनी सेल्स मतलब चिल्ड्रन बेसिकली, ठीक है, बच्चे। तो ये जो पेरेंट सेल है ये हो गई डॉटर सेल। अब पेरेंट सेल से, जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में डीएनए प्रेजेंट है। तो ये डीएनए जो है, ये पेरेंट सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों डॉटर सेल्स में ये डीएनए इक्वल अमाउंट में जाए, ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स में ये डीएनए इक्वल अमाउंट में जाए, एक के पास भी ज़्यादा या एक के पास भी कम डीएनए ना चला जाए, क्योंकि कम डीएनए जाएगा तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा चला गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए, जितना बंटवारा इसको करके दिया है उतना ही उसको भी देना है, दोनों सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देना है, ठीक है। डीएनए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि डीएनए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टेट में तो होने से रहा, आप क्रोमेटिन को अगर ऐसे आधा आधा बांटोगे तो वैसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, हो सकता है एक जगह ज़्यादा चला जाए, एक जगह कम चला जाए। इसीलिए ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉइलिंग करता है, और कॉइल करके ये एक स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे आपने क्रोमोसोम बोल दिया। तो ऐसे कई सारे क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। सपोज ह्यूमन सेल है तो 46 क्रोमोसोम बन गए, तो 46 क्रोमोसोम बन गए तो दोनों सेल्स में इक्वल आप बांट सकते हो। तो जब क्रोमोसोम इक्वल जाएंगे तो इट्स ऑब्वियस कि जो उसमें प्रेजेंट डीएनए है वो भी इक्वल अमाउंट में जाने की उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए पहुंचाने के लिए ही क्रोमोसोम जो हैं ये बनते हैं, और इनका कोई रीज़न नहीं है। क्रोमोसोम बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि इस स्टेट में इक्वल डीएनए जा ही नहीं सकता, गलती होएगी, तो इसलिए क्रोमोसोम बनवा दो ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए पहुंच सके, ठीक है। तो ये सारा कुछ कंसेप्ट था, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया क्योंकि आप लोग पता नहीं रिवीजन कर रहे हैं या नहीं, तो भूल भाल गए होंगे, इसीलिए तो अपना रिवीजन बढ़िया से रखो ताकि ये चीज़ें भी जल्दी कवर अप हो, ठीक है भाई क्लास। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लो, डायग्राम वायग्राम बना लो, लिख लो बिल्कुल एज इट इज़ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है।
इसमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, और क्यों होता है तो यहाँ एरो डाल के लिख लो, टू डिस्ट्रीब्यूट equal amount of DNA, to distribute equal amount of DNA into progeny या daughter cells. ठीक है, इसीलिए होता है। क्यों ज़रूरी है का आंसर, तो वाई का आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, वेन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये आप अपने टर्म्स में लिख लेना, आपको लग रहा है नीडेड है, हम भूल जाएंगे वेन एंड वाई वाली चीज़, तो अपने लेवल पे लिख लो। और सेल डिवीजन मालूम है आप लोगों को, ये पूरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये लिखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये लिखना है पूरा, और तीसरा कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन वैसे तो पता ही है, पेरेंटल सेल, हालांकि मैं दोबारा पढ़ाऊँगी ये सेल डिवीजन वाला पार्ट जब हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये दो डॉटर सेल्स बन गई, इन्हीं दोनों डॉटर सेल्स को आप क्या बोलते हो, प्रोजनी सेल्स, डॉटर सेल्स भी बोल देते हैं। ये क्या हो गई, पेरेंट सेल। ठीक है, और फिनोमिना को क्या बोल दिया, सेल डिवीजन। ये हो गया है कंप्लीट, बेसिक्स सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे की कहानी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसलिए क्रोमोसोम ढंग से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कंप्लीट करो आप लोग। हाँ जी क्लास, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में बात करते थे क्रोमोसोम की, अब हेडिंग बनाओ अगली, क्रोमोसोम। हाँ भाई देखो इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम है, अगर मैं बात करूं तो ये आपको बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो था वो था, उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर था तो था, ठीक है, लेकिन जब उसने इतनी कॉइलिंग कर ली, इतनी ज़्यादा कॉइलिंग कर ली, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ना। तो क्रोमोसोम एक हाईली कॉइल्ड और एक हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बना है किससे, क्रोमेटिन नेटवर्क से। इतनी सारी कॉइल्स पड़ी हुई हैं तो हाईली कॉइल्ड, और कॉइलिंग के लिए ही दूसरा वर्ड आपको क्या बताया था, कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंस्ड। तो हाईली कॉइल्ड हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो है वो हो गया क्रोमोसोम, और बना किससे है, क्रोमेटिन से बना है। कब बनेगा, क्यों बनेगा, वो सब रिटर्न है, समझ लिया है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो क्रोमोसोम है ये एक तरीके से एक व्हीकल का काम कर रहा है, एक वाहन का काम कर रहा है, और ये डीएनए को लेकर जा रहा है फ्रॉम पेरेंटल सेल टू प्रोजनी सेल्स। ये बोलना सही रहेगा ना, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये तो जा नहीं सकता, उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता, इसीलिए डीएनए को इक्वल भेजना भी ज़रूरी है। तो डीएनए को इक्वल भेजने के लिए एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाना बहुत नीडेड है, दैट इज़ क्रोमोसोम, है कि नहीं। तो ये जो क्रोमोसोम हैं ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये बट जाते हैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में, जैसे 46 से तो 23 बट गए, तो अब ये जो डिवीजन हो गया है तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए भी पहुंचवा देगा दोनों सेल्स में, प्रोजनी सेल्स में भेज देगा। ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्रोमोसोम्स को बोल सकते हैं कि ये वो व्हीकल्स हैं जिस पे डीएनए बेसिकली जा रहा है दोनों सेल्स में, अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो राइट डाउन, क्रोमोसोम आर sorry, chromosome is highly coiled and condensed structure of chromatin network
which is formed during, हाँ जी, which is formed during cell division. Mind the word, during cell division. ठीक है, इसके बाद और लिख सकते हैं इसमें, सो क्रोमोसोम्स इज अ व्हीकल, या क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स which carry DNA from, हाँ जी, from पेरेंटल सेल या पेरेंट सेल टू कहाँ पर, डॉटर सेल्स. डीएनए कहाँ भेजना है आप लोगों को, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में तो जाना है कि नहीं. तो लेकर कौन जाएगा, व्हीकल कौन हो गया, क्रोमोसोम, विच कैरी डीएनए फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स. ठीक है, जिससे vehicles to which carry DNA from parent cell to daughter cells to ensure the transfer of equal amount of DNA. ये आप ब्रैकेट में लिखना, equal amount of DNA, जिससे DNA इक्वल अमाउंट में पहुँचे, ये बात इंश्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्योंकि क्रोमेटिन वाली फॉर्म में तो कंफर्म होने से रही, एक जगह ज़्यादा दूसरी जगह कम, इसमें कंफर्म होने के चांसेस है, इंश्योर हम हो सकते हैं. ठीक है, इंश्योर द ट्रांसफ़र ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए. कंप्लीटेड, फाइन. अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इनका नाम ऐसा कैसे पड़ गया, मतलब एक अजीब सा ही नाम है क्रोमोसोम. हाँ, लेकिन ठीक है, नाम है, तो पता करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, किसने इसको सबसे पहले देखा. तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, डिस्कवरी करके आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम. हाँ जी, तो इस कंडीशन में क्या है, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले क्रोमोसोम, ये टर्म ऐसा क्यों, ऐसा नाम रखा, क्रोमा वर्ड हम लगाते हैं कलर के लिए. ठीक है, क्रोमो वर्ड आ रहा है ना, तो क्रोमो से थोड़ा, क्रोमो तो मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, क्रोमा एक ओरिजिनल फॉर्म नाम हो गया, है कि नहीं. तो क्रोमा कलर, सोमा मतलब अगेन ओरिजिनल नाम, उसी को मॉडिफाई कर दिया सोम में. समझ रहे हैं, तो थोड़ा मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है ओरिजिनल नेम्स को, ताकि एक बढ़िया सा नाम फॉर्म हो जाए. तो सोमा यहाँ पर हो गया बॉडी. ठीक, तो जब आप माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस देखने की कोशिश करोगे, तो न्यूक्लियस में जब डाई डाली जाती है, उसमें स्टेन करा जाता है, क्योंकि सेल्स ट्रांसपेरेंट रहती हैं. तो अगर आपको उन्हें देखना है, क्योंकि आप लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ते हैं सब, है ना. तो ट्रांसपेरेंट चीज़ को देखने के लिए, ट्रांसपेरेंट सेल को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें स्टेनिंग करनी होती है, डाई डालनी होती है. फिर वो डाई स्टेन हमने जो भी डाला है उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और फिर उसको देखने की, व्यू करने की कोशिश करते हैं. स्टेन की वजह से वो हमें दिखने लग जाती है, क्योंकि वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट है, क्या ही दिखेगी. ठीक, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें देखने के लिए डाई बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है. क्योंकि आप खुद देखो कि क्रोमेटिन नेटवर्क एक पतला सा थ्रेड है और क्रोमोसोम एक बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर है. तो ज़्यादा कलर कौन लेगा, ठीक है, एक पतला सा धागा ज़्यादा कलर ले लेगा या एक इतना कॉइल्ड ज़्यादा कलर लेगा. इसको आप ऐसे समझ लो, एक धागा है और एक मोटी सी रस्सी है ना. तो मोटी सी रस्सी ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगी, वो धागा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा. ऑब्वियसली मोटी वाली रस्सी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, क्रोमोसोम इसीलिए ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करता है. तो ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से ही इसको नाम रख दिया इसका कुछ, कलर्ड बॉडी या फिर क्रोमोसोम. ठीक है, तो नाम तो इस वजह से पड़ा. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा स्टेन इसने एब्जॉर्ब करा और तब ये जाकर के आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो या नॉर्मल माइक्रोस्कोप में वैसे दिख जाता है। तो यहाँ जो क्रोमोसोम है, क्रोमा कलर बॉडी और सोमा मतलब बॉडी, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये सबसे पहले देखा किसने था? क्रोमोसोम्स जो हैं दे वर, राइट डाउन, क्रोमोसोम वर फर्स्ट स्टडीड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग्स, W फ्लेमिंग कर लिख लो, वॉल्टर फ्लेमिंग, हाँ जी, वॉल्टर फ्लेमिंग्स इन 1882। ईयर याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं, ठीक है। क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग्स इन 1882, ठीक है। अब कहाँ देखा? कोई तो सेल रही होगी जिसमें इन्होंने देखा होगा, क्योंकि ऐसे हवा में तो मिलने से रहा है आपको क्रोमोसोम, सेल के अंदर ही मिलेंगे, न्यूक्लियस व्यूक्लियस में मिलेंगे, डिवीजन के टाइम में मिलेंगे। तो कौन सी सेल में देखा? इन सेल्स ऑफ, या आप ऐसे लिख लो लार्वल सेल्स ऑफ, लार्वल सेल्स का मतलब लार्वा, लार्वा तो समझते हो ना, तो उसकी सेल्स, लार्वल सेल्स ऑफ सलामेंडर। सलामेंडर क्या है? इट इज़ बेसिकली एन एम्फीबियन। लास्ट क्लास यानी कि क्लास 9th में बायोडाइवर्सिटी में पढ़े थे आप लोगों ने एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह जिसमें आ रहे थे। तो ऐसे ही एम्फीबियंस की में एक एग्जांपल और है सैलामेंडर। तो ये जो सैलामेंडर है, इसी की लार्वल सेल्स में, लार्वा में इन्होंने स्टडी किया था क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिख लिया, कंप्लीट करो इसको। हाँ जी क्लास डन, चलो। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहीं पर ही या अलग से डायग्राम बना करके भी आप लोग लिख सकते हो कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये तो क्रोमोसोम हो गया, इसमें इन दोनों को आप बोलते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों, सिस्टर वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, जैसे ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो एक ही क्रोमोसोम का पार्ट, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। ये जो पार्ट हो गया इसे आप बोलेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यानी कि CENTROMERE, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर अटैच्ड हैं, आपको ये एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है और ये एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है, ऐसे समझ लो। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है या ये एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है। इसको मैं अलग करके दिखा देती हूँ, जैसे ये, सॉरी, ठीक ऐसे। तो ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। जिस पॉइंट पर अटैच्ड है उस पॉइंट को ही आपने क्या बोल दिया? सेंट्रोमियर, ओके। तो सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्रोमोसोम। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बना लो, लिख लो इसको।
ठीक। तो जो क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, डीएनए मिल जाएगा और क्या मिलेगा, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, यहाँ लिख भी रखा है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो हमें क्रोमोसोम तो समझ में आ गए, हमने पहले सेल समझा, सेल के बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस समझा, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बनते हुए भी देख लिया, क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझ लिया। अब क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि बना तो इससे ही है, तो जो इसमें होगा वो उसमें भी होगा, ठीक है। तो अब हम पहले क्या समझेंगे, डीएनए के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग एक बड़ी सी हेडिंग बनाओ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगली बड़ी हेडिंग है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी को ही शॉर्ट में आप लिख देते हो डीएनए, ठीक है, इसी को लिखते हैं हम शॉर्ट में डीएनए। फाइन, हाँ जी। तो इसको समझते हैं ज़रा, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर। देखो, तो डीएनए जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, या फिर जब सेल डिवाइड कर रही है उस दौरान इट इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब ये डीएनए होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि ये बना हुआ किसका है, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे समझ लो कि पहले हमने समझ लिया सेल बनी हुई किसकी है, फिर हम उसके फंक्शंस की बात करें, अच्छा ये इसकी बनी हुई है, अब इसका ये फंक्शन है, ओके। तो ऐसे ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मतलब लार्ज, बिग, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, सपोज मान लो, सपोज ये एक डीएनए हो गया, तो इसमें कई सारी यूनिट्स आ रही होंगी, हो ना हो, जैसे वॉल है तो वॉल की यूनिट ब्रिक हो गई, ऐसे ही ये डीएनए एक लंबी सी चेन हो गई, उस चेन के अंदर ये कई सारी यूनिट्स आ रही होंगी, तो इसी यूनिट को हमने क्या बोल दिया, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब वो यूनिट, वो कंटेंट जिसने डीएनए बनाया है, ठीक। तो पहले हम लोग डीएनए क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भाई डीएनए है क्या, है तो ये एक मॉलिक्यूल, सेल में प्रेजेंट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल, सेल में प्रेजेंट एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि ये बना हुआ किसका है, उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, इतना मतलब सेल में डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि डीएनए अपने आप में एक बेसिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उस बेसिक यूनिट को ही आप क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड्स कई सारे मिलते चले गए, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन हो गए और एक चेन सी बन गई, उसी चेन को आपने क्या बोल दिया, डीएनए। फाइन। तो अब ऐसे मत समझना कि अब ऐसे चेन तो मतलब स्टार्च की भी बनते हुए देखी थी हमने, और दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी बनते हुए देखी थी, प्रोटीन्स की भी बनते देखी थी क्लास 9th में, तो उसकी बेसिक यूनिट भी तो अलग थी ना, वहाँ बेसिक यूनिट कोई और थी, प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड्स थी, यहाँ डीएनए के केस में बेसिक यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, बेसिक यूनिट, ये क्या है, बेसिक यूनिट। तो ये जो बेसिक यूनिट है इसी को आपने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड इज बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ये वो बेसिक यूनिट है जिसने डीएनए को बनाया है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट आ जाती है, इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं, मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या सामान प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए भाई, हम जानते हैं ना ब्रिक किसकी बनती है, ठीक है, मटेरियल हमें मालूम है ना, तो ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना हुआ है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो पहले आप लोग ज़रा इसको कंप्लीट करो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें लिखो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल, इसके बाद डीएनए is composed of DNA,
its basic unit, DNA is composed of its basic unit, और इस बेसिक यूनिट को ही आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है बार बार मुझे ना लिखना पड़े, शॉर्ट में लिखना पड़े, इसलिए मैं कैपिटल एन और कैपिटल एन और स्मॉल टी, ठीक है, ये इसका सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम में आप लोग लेकिन पूरा लिख कर आना न्यूक्लियोटाइड, वहाँ या एंटी मत लिखना। तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ इट्स बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड। अब आगे सब हेडिंग बनाइए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना हुआ है, वही ब्रिक खुद किसकी बनी हुई है, वो वाली बात हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 चीजें आती है भाई यहाँ पर। नंबर 1, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, या ब्रैकेट में इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। फाइन। सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है, इसमें इसकी बात अभी करते हैं। नंबर 3, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है क्लास, ये लिखो, इसको कंप्लीट करो। अब एक एक करके सारा समझते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड अपने आप में 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना है। फाइन। ओके, तो बात करते हैं पहले पेंटोज शुगर की। हाँ जी, तो पहले पेंटोज शुगर, पेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, पेंट मीन्स 5 और ओज मीन्स शुगर, तो पेंट का मतलब होता है 5 और ओज का मतलब होता है शुगर। तो यहाँ पर 5 कार्बन वाली ये शुगर है, तो आप लोग लिख सकते हैं दैट इज 5 कार्बन शुगर, मतलब इसमें 5 कार्बन रहते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया, 5 कार्बन शुगर, सो नेम्ड। तो इसका क्या नाम रखा गया है, पेंटोज। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। तो अगर आप देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया, आप लोगों को भी बनाना है, बीच में ओ दिखाना है, उसके बाद ये लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे जाएंगी, ये अंदर की तरफ जानी है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट दिखा देते हैं, ये कोई साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ये अंदर की तरफ थोड़ी आनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं जानी है जैसे ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, ये गलत है स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे और ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन इससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1C, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, इसीलिए शुगर कौन सी हो गई, पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है। तो डीएनए खुद बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में ये 3 सामान आते हैं, पहला सामान हमने देख लिया कौन सा है, पेंटोज, 5 कार्बन शुगर नेम्ड पेंटोज, ये उसका स्ट्रक्चर बना लो। तो यहाँ लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज, ओके। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, नाइट्रोजनस बेस, इसे कंप्लीट करो आप लोग जल्दी।
नाइट्रोजनस बेस। हाँ जी, क्लास डन। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस नंबर 2। नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है इसके स्ट्रक्चर में, इसीलिए नाम पड़ गया नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो ये 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स, PURINES, प्यूरीन्स, और दूसरे हो गए पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, PYRIMIDINES, पैरिमिडीन्स। तो प्यूरीन्स जो होते हैं दे आर डबल रिंग्ड। यहाँ 2 रिंग्स मिलेंगी इनके स्ट्रक्चर में, एक ही रिंग ऐसे दिखा दीजिए, दूसरी रिंग इस तरीके से। ठीक है, रिंग्स अगर नहीं बन रही हैं तो सिंपल डबल रिंग स्ट्रक्चर लिख लो। और यहाँ सिंगल रिंग रहती है, तो यहाँ लिख लो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। ओके, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग में आ जाएंगे जो प्यूरिन्स आएंगे, उनका नाम है एडेनिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। ग्वानिन, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। ठीक है, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आ जाएंगे साइटोसिन, कैपिटल सी, थायमिन, कैपिटल टी, यूरेसिल, कैपिटल यू। ओके, तो शॉर्टकट ऐसे याद रखना, ए और जी, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, और CUT कट। ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल मैंने लास्ट में लिखा है, आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हो थायमिन की जगह पर। तो कट जो है, CUT जो है, वो पायरिमिडीन्स में आएगा। यहीं पर एक चीज़ लिख के ख़त्म करो, इसकी बात अभी हम आगे की क्लास में करेंगे। DNA में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और RNA में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। मतलब थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ओके, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ये हो गया है कंप्लीट नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट। अभी आप लोग सिर्फ समझते चलो, मैं इसको पूरा कंपाइल लिंक करके बता दूंगी कि DNA में कैसे ये सारा कुछ है। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि हम बस पढ़ रहे हैं यूं ही एक रट्टा टाइप सा फील हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सारा कुछ कंपाइल करा दिया जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है, बस अभी पहले आप इसको समझ लो। तो पहले मैंने आपको पेंटोज बता दिया। हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है, DNA जिस यूनिट का बना है उसे हमने बोल दिया न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड जिस सामान का बना हो, सामान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो पेंटोज का बना है, पेंटोज पढ़ लिया। नाइट्रोजनस बेस उसमें आ रहे हैं, तो नाइट्रोजनस बेस देख लिया। अब बचा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, उसे और देख लो। नंबर 3 आप इसमें लिख लीजिए, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इट इज़ अटैच्ड टू पेंटोज शुगर। जैसे ये है पेंटोज शुगर, अभी बनाई यहाँ पर, वही यहाँ पर बना दी। ये है इसका 4th कार्बन और यहाँ पर था इसका 5th कार्बन, बताया था ना अभी। तो ये जो 5th कार्बन है
इसी फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड रहती है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ इसको ऐसे दिखा दो, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन ब्लैक डॉट से दिखा रखा है और ब्लैक डॉट से फिफ्थ कार्बन से जो अटैच्ड है वो हो गया फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड से अटैच रहता है उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसको लिखिए। हाँ जी, तो फॉस्फेट ग्रुप में इसे कंप्लीट करो। फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है और फिफ्थ कार्बन से जो ये अटैचमेंट है ये जिस बॉन्ड के जरिए है, जिस बॉन्ड ने फॉस्फेट ग्रुप को होल्ड करके रखा हुआ है वो बॉन्ड है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है क्लास, चलो तो ये हो गया है कंप्लीट। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब बात ज़रा आगे की करते हैं। तो अब मैं एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। दूसरा पेन ले लेते हैं। तो थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, पहले समझ लो फिर लिखना, टाइम मिल जाएगा अभी लिखने का। तो ये है डीएनए। ठीक है, ये हो गया डीएनए। ये इसको आप ऐसे ना दिखा करके ऐसे भी दिखा सकते हो। ये हो गया डीएनए। ठीक, और डीएनए में इस यूनिट को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया डीएनए, डीएनए की पूरी चेन। और ये हो गया एक बेसिक यूनिट जो डॉट कर रखा है, न्यूक्लियोटाइड। फाइन, अब इस न्यूक्लियोटाइड को हम जूम कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। जब हम इसको बड़ा करेंगे तो इस न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेगा? जो अभी तक आपने सारा पढ़ा, क्या पढ़ा? जो पढ़ा बस वही छाप दो। इसमें मिला हमें पेंटोज शुगर। ठीक है, यहाँ हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन से कौन अटैच्ड है? फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को ग्रीन से दिखा रहे हैं। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को हमने ब्लैक पेन से दिखाया है। कलरफुल पेन्स आप लोग यूज़ कर लिया करो, थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा आती है, और कुछ नहीं। तो ये हो गई पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, और इसके फर्स्ट कार्बन से, ये ना फर्स्ट कार्बन, यही होता है फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस। ये रहा, तो नाइट्रोजनस बेस को आप इस तरीके से दिखा दो। तो नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन। ओके, और ये पूरा डायग्राम किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक है भाई क्लास, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कंपाइल करेंगे अभी, तो वही आप लोगों को बता दिया। तो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। ठीक है, और डीएनए जो स्ट्रक्चर है उसका हम लोगों ने देख लिया। डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, और हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें तीन सामान आते हैं, तीन चीज़ें आती हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसको दिखा दिया ऐसे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड वो भी ऐसा ही होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड वो भी ऐसा ही होगा, एंड सो ऑन, सारे ऐसे ही होंगे। तो उस न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या मिलेगा? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तीनों को मिला दिया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे ही सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ऐसे ही करते करते एक लंबी चेन तैयार हो जाएगी। उसी चेन को आप क्या बोल दोगे? डीएनए।
फाइन, तो इसकी लेबलिंग और कर लो। ये हो चुका है कंप्लीट। लेबलिंग करना चाहते हैं आप लोग कर लो। ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। वैसे अगर नीडेड हो, ज़रूरत महसूस हो तो ही लेबलिंग करना, क्योंकि सब पहले करवा दी गई है। ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया पेंटोज शुगर, और एक ही साइड करना लेबलिंग, जगह जगह मत करते रहना, ठीक है, एक साइड ही करो। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। बॉन्ड्स दिखाना चाहते हैं दिखा दो। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये आ गया, और नाइट्रोजनस बेस में लिख लो, लिखना है तो। नाइट्रोजनस बेस वाले कॉलम जहाँ पर आपने लिख रखा है वहीं पर ही एक अलग से पॉइंट बना करके लिख लो। अलग से ही कोई दूसरा पॉइंट बनाना है, इन दोनों से अलग। नाइट्रोजनस बेस is attached, nitrogenous base is attached to pentose sugar, to first carbon, sorry, pentose sugar में भी कौन सी जगह, to first carbon of pentose sugar, 1C मतलब first carbon, first carbon of pentose sugar by कौन से बॉन्ड से, by N glycosidic bond, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये ज़रूर पॉइंट आप लोग ऐड कर लें, नाइट्रोजनस बेस में N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ आ रहा होगा, क्योंकि फॉस्फेट तो इससे अटैच्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, अभी पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आ गया ना, और नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। फर्स्ट कार्बन लेबलिंग करनी हो तो कर लेना, कॉम्प्लिकेट नहीं हो इसीलिए मैंने नहीं करी। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये है फिफ्थ कार्बन जिससे फॉस्फेट अटैच्ड है। तो फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है बाय विच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो लेबलिंग आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम जूम कर दें, ऐसे ही तीसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, चौथा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये जिस बॉन्ड से अटैच्ड है, इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, इस बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था जिससे फॉस्फेट अटैच था, और दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के रखने वाला बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। भाई बॉन्ड बनेगा तभी तो चेन बनेगी, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग रहेंगे तो इट्स लाइक मोती बिखर गए, उन मोतियों को कंपाइल करो, इकट्ठा करो, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में लिख लेना, जॉइंस टू न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में एंटी एपोस्ट्रॉफी एस, या ऐसे ना लिख करके पूरा ही लिख लो, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है क्लास। तो आप लोगों को समझा दिया कि डीएनए जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना हुआ है, इन तीन चीज़ों का बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ ड्रॉ कर रखा है ये सारा न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपको बनाते दिखा दिया। तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ओके। और यही न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरे से, जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है। उसी चेन को आप क्या बोल देते हो, डीएनए। तो डीएनए इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि वो एक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के तैयार होता है। तो ये सारा कुछ था डीएनए का पूरा बेस, ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ये लिख लो आप लोग, कंप्लीट कर लो जल्दी।
हाँ जी, डन। ओके, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देख लिया। अब इसमें आता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अगली हेडिंग बनाओ अब इसके बाद। अभी तक हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है। अब अगली हेडिंग बनाइए आप। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हेडिंग डलवाई थी ना आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये तो अधूरी बात हो गई, ठीक है, ये तो अल्टीमेट बात है ही, चलो। लेकिन प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो हमें इसी सेक्शन में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या है कि ये प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक 1953 में, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो डीएनए है दैट इज डबल हेलिकल। डबल हेलिकल समझते हो? डबल हेलिकल मीन्स दो स्ट्रैंड्स मिलेंगे आपको, दो स्ट्रैंड्स, ये एक स्ट्रैंड आ रहा है, ठीक है, और एक ये दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है। इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं, रेड पेन से दिखा देते हैं। ये आ गया दूसरा स्ट्रैंड, तो आपको एक ब्लू स्ट्रैंड दिखाई दे रहा होगा और एक रेड स्ट्रैंड दिखाई दे रहा होगा। तो दो स्ट्रैंड्स जो दिखाई दे रहे हैं, दो चेन्स जो दिखाई दे रही हैं, स्ट्रैंड्स का मतलब चेन्स से आइडिया लगा लो। तो इन्होंने बोला था कि जो डीएनए होता है, जो सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, ठीक है, या नॉर्मल डीएनए भी है, तो उस डीएनए में उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल का मतलब थोड़े मतलब करली शेप जिसको हम बोल देते हैं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, दो हेलिसेस रहते हैं और नंबर में दो होते हैं, इसीलिए डबल हेलिक्स, ठीक। तो इसमें जो डीएनए होगा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे ही, वो भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं सारा कुछ। न्यूक्लियोटाइड्स आ ही रहे हैं ऐसे, सो ऑन, मैंने कुछ ही दिखाए हैं, पूरी चेन में आएंगे। अभी यह बनाना नहीं है, पहले आप लोग समझ लो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आएंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आएंगे। पहले कंसेप्ट समझा करो भाई, लिखने का काम तो हो जाएगा, लेकिन पहले समझ तो लो, अदरवाइज फिर रट्टा मारोगे, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये यहाँ दिखा दिए, फाइन। अब इसी न्यूक्लियोटाइड को भी हमने जूम करके देख लिया क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या सामान प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल दूँ तो आप लोग क्या पाएंगे, जैसे सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, फाइन। ये रेड वाला हो गया और एक ब्लू वाला हो गया। इसको आप ब्लू से दिखाना चाहो ब्लू से दिखा दो। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें पेंटोज शुगर भी है, तो इसी न्यूक्लियोटाइड को मैंने जूम कर दिया यहाँ पर, ब्लू वाले को। ध्यान से समझना मैंने क्या बताया आप लोगों को। मैंने ये बोला है कि डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स, इस वाले चेन के भी और इस वाले चेन के भी, ये कैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में इकट्ठे कैसे रहते हैं ये हमें सीखना है। तो एक स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होंगे, ऐसे दूसरे स्ट्रैंड पे भी न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होंगे। तो पहले मैंने ब्लू वाले का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पेंटोज शुगर रही, ये नाइट्रोजनस बेस आ गया इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ये है ब्लू वाले का स्ट्रक्चर, जो वहाँ बनाया है एज इट इज़ यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं रेड वाले स्ट्रक्चर की। तो रेड वाला स्ट्रक्चर जो है उसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लो आप लोग। तो वहाँ पर कुछ कंडीशन उल्टी मिलेगी, पेंटोज शुगर ऑपोजिट साइड पर, ठीक। तो उसका फर्स्ट कार्बन यहाँ आएगा, तो जब उसका फर्स्ट कार्बन यहाँ आएगा तो नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से, ये ऑपोजिट साइड पे ही रहती है। क्यों, उसके पीछे रीज़न है, वो भी डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर हो गई, पेंटोज शुगर, ओके। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन इसका यहाँ आएगा, जब ये उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो फर्स्ट कार्बन इसका यहाँ आएगा,
और यहाँ पर आ गई नाइट्रोजनस बेस, और उसके 5th कार्बन से 1 2 3 4 5 ऐसे 5th कार्बन से ऐड होगा फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो अब आप लोग देखो, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को यहाँ जूम करके दिखा दिया, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को यहाँ जूम करके दिखा दिया। अब इनके बीच में इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन होना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स तो फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड से एसोसिएट होंगे, लेकिन जो दो स्ट्रैंड्स चल रहे हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड से एसोसिएट होते हैं? तो उनके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है भाई, एक ही स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड्स तो एसोसिएट होंगे फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड से, लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से एसोसिएट होंगे वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अभी तक कितने बॉन्ड्स बताए हैं? पहला बॉन्ड हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस में, जो कि था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद दूसरा हमने बॉन्ड पढ़ा फॉस्फेट ग्रुप में, जो कि फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फिर तीसरा बॉन्ड हमने पढ़ा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड से एसोसिएट होगा वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब जो चौथी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स, दोनों चेन्स आपस में इकट्ठी कैसे रहती हैं, एक दूसरे से अटैच कैसे रहती हैं। तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उनमें भी बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, इनमें बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई क्लास, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो तरीके का बनेगा, या तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, यानी कि अगर इस वाले न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस अभी पढ़ा है ना, प्यूरिन्स पैरामिडिन्स, तो ऐसे ही एडेनिन एक प्यूरिन है, नाइट्रोजनस बेस है। तो अगर इस वाले नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन आएगा और उस वाले नाइट्रोजनस बेस में ग्वानिन आएगा, तो इन दोनों के बीच में बनेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे ही अगर मान लो इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में साइटोसिन आएगा और इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में थायमिन आएगा, तो इनके बीच में बनेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके G डबल बॉन्ड A भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही वहाँ पर उल्टा भी लिख सकते हैं T ट्रिपल बॉन्ड C। यूरेसिल नहीं आएगा क्योंकि यूरेसिल अभी आप लोगों को बताया दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, वो डीएनए में होता ही नहीं। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसके अंदर यूरेसिल नहीं होगा, तो यूरेसिल होगा ही नहीं, तो इसलिए डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जब यूरेसिल मिलेगा ही नहीं तो डीएनए लैक्स यूरेसिल और आरएनए में वो प्रेजेंट होगा। फाइन, तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में यही चीज़ बताई थी कि डीएनए जो है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हेलिसेस प्रेजेंट हैं, दोनों हेलिसेस जो हैं उसमें उनको ज्वाइन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। ये एक न्यूक्लियोटाइड रहा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो इसको दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके रखेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है अगर ये डबल बन रहा है तो ये बनेगा एडेनिन और ग्वानिन में, और ट्रिपल बनेगा साइटोसिन और थायमिन में। यही हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने डीएनए का। तो इसीलिए डीएनए का स्ट्रक्चर हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन आएगा तो दूसरे स्ट्रैंड पे ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? सॉरी, देयर इज़ अ मिस्टेक, आप इसको थोड़ा कंप्लीट कर लो। एडेनिन जो है यहाँ पर थायमिन, थायमिन एडेनिन, ऐसे साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। फाइन, तो यहाँ पर अगर एक जगह एडेनिन आएगा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली थायमिन आएगा, ऐसे ही अगर एक जगह साइटोसिन आएगा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली उसकी पेयरिंग किससे होएगी? ग्वानिन से। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके,
तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने यही बताया था कि जो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही हेलिकल होता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साइड की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, मान लो एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है ये आ रही है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे ना, क्योंकि पता है एडेनिन किससे पेयरिंग करता है, थायमिन किससे पेयरिंग करता है, ये बात हमें मालूम है, तो दूसरे स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो इसलिए उसको आप क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए it is proposed by it is proposed by Watson and Crick. It is proposed by Watson and Crick in 1953. For which they were awarded उन्हें अवार्ड भी दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक है, according to Watson and Crick, who proposed double helical structure of DNA, double helical structure of DNA इनके अकॉर्डिंग क्या था, both strands of DNA are complementary in nature, that is adenine will pair to thymine and cytosine will pair to guanine। ठीक है, इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, और अगर थायमिन की जगह यूरेसिल आएगा तो भी वो एडेनिन से ही जॉइन होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल। ठीक है, या वाइस वर्सा। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सेकेंड पॉइंट, both the strands of DNA are joined by hydrogen bond। ठीक है, डबल एंड ट्रिपल। तो डबल किसके बीच में बनेगा वो भी बता दिया, और ट्रिपल किसके बीच में बनेगा वो भी देख लिया।
फाइन। तो पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम है तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, क्योंकि हमें पेयरिंग पता है कि अगर एक साइड अगर ये वाला नाइट्रोजनस बेस आ रहा है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वो आएगा, क्योंकि पेयरिंग उसकी उसी से ही होएगी। और दूसरा आप लोगों को बताया कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये चौथा बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड है जो इसमें आया है। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम ज़रूर बना लेना आप लोग, जो यहाँ दिखा रखा है। तो रेड वाला जो है हेलिक्स या स्ट्रैंड, उसका स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, यहाँ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, और फर्स्ट कार्बन से एसोसिएटेड है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और यहाँ फिफ्थ कार्बन से एसोसिएटेड है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे ही अब हम ब्लू वाले का बनाएंगे, ब्लू वाला स्ट्रैंड। तो ब्लू वाले स्ट्रैंड में पेंटोज शुगर ऑपोजिट, ठीक है, उसका फर्स्ट कार्बन ये रहा, फर्स्ट कार्बन में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ है, और इसके बाद ब्लैक साइड में, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ हो गया फिफ्थ। तो फिफ्थ को ब्लू से कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये हो गया फिफ्थ कार्बन। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को आप क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लेबलिंग कर लेना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही कोई और नाइट्रोजनस बेस आएगा, मान लो यहाँ साइटोसिन आ गया, यहाँ कोई दूसरा आ गया, ग्वानिन आ गया, है कि नहीं, तो उसके बीच में बन जाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यही सारी चीज़ें जो थी ये वॉटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन की थी अपने लेक्चर्स में। इसे कंप्लीट कर लो।
हाँ जी, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि जो लिविंग्स हैं, लिविंग बॉडी में सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बनेगा, फिर क्रोमोसोम क्रोमेटिन तो समझ में आ गए, फिर हमने डीएनए समझा जो कि उसका एक कंपोनेंट था। तो जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? उसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक ने, और उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है उसमें 2 हेलिसेस हैं और दोनों हेलिसेस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब एक का सीक्वेंस अगर आपको पता है आप दूसरे का पता लगा सकते हो, है कि नहीं? अगर आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस दे दे इस तरीके से तो आपको पता लग जाएगा ना कि दूसरे स्ट्रैंड पर कौन सा सीक्वेंस आ रहा होगा। एडेनिन किससे बॉन्ड करता है? थायमिन से। थायमिन किससे बॉन्ड करता है? एडेनिन से। साइटोसिन किससे बॉन्ड करता है? गुआनिन से। साइटोसिन से। बाकी डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग लगा ही लेंगे। तो इस तरीके से तो वर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो डीएनए हैं दोनों चेन्स ये किससे ज्वाइन होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आ रहे हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन, तो ये तो उन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। और डीएनए वैसे बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है और बॉन्ड्स यहाँ पर फिर फॉर्म्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पढ़ा दी गई है। अगली टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। ठीक है, कि ये डीएनए में जीन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, मतलब जीन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इन जीन्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की डिस्कशन अगली क्लास में। इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।